हाँ जी, असाइनमेंट जी बहुत से लोगों की नहीं आई। खैरियत थी। वीकेंड काफ़ी बिजी रहता है आप लोगों का। सॉरी सर, आज शाम तक दे दूंगा। यार जो डेडलाइन होती है ना, कोशिश किया करो उनको मीट किया करो, क्योंकि कुछ प्लान होते हैं आगे भी कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए। इस वजह से अगर आप डेडलाइंस को फ्लेक्सिबल बनाते जाएंगे ना, तो हम अपने शेड्यूल से बहुत पीछे रहेंगे। अब मसला ये है। हाँ सॉरी सर, से ना नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। आज जो है रात तक इंशाल्लाह सर पहुंच जाएगी। गुड। नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। गुड है। मसला ये है कि अगर मतलब वो असाइनमेंट आप नहीं ना करते तो आज अब बहुत सी बातें जो है ना उस असाइनमेंट के साथ लिंक होनी थी। तो अब ये है कि सारा प्लान जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता कि अब फिर मतलब मुझे अब समझ नहीं आ रही कि अब मैंने उन बातों को कैसे लेके चलना है आपके साथ। जिन दो बच्चों ने दो चार बच्चों ने असाइनमेंट सबमिट करवाई है, उनके लिए तो आज की चीज़ें काफ़ी आसान होंगी। पर नेक्स्ट देखें, आज जो है ना आज तक ख़त्म कर लें। हमने आज का जो काम था ना उसको थोड़ा सा मतलब मैं स्लो डाउन करके जो काम हमने आज करना था हम कोशिश करेंगे वो कल से स्टार्ट कर लेंगे। तो असाइनमेंट जो है ना सब लोग आज रात तक अपने मुकम्मल करके तो मुझे सबमिट करवाएं। जी सर, ठीक हो गया। ओके जी, मेरा ख्याल है अभी स्टार्ट करना चाहिए। 8 मिनट वेट कर लिया हमने, अब जिसने आना होगा वो आता रहेगा। स्क्रीन शेयर हो रही है जी सबके साथ। जी यस सर। सर। यस सर। अच्छा जी, हमारी जो डिस्कशन चल रही थी अभी तक, हमने सी प्रोग्राम के कुछ कंट्रोल्स जो हैं उनको एक्सप्लोर किया रिसेंटली। उसमें हमने डिसीजन देखी हैं, हमने ये देखा है कि रैपिडेटली वर्क कैसे होता है। देखें, जब आप प्रोग्रामिंग की बात करते हैं ना, या बुनियाद की बात करते हैं या प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की बात करते हैं, तो कहा ये जाता है, मतलब मैं नहीं कह रहा, अथॉरिटीज़ कह रही हैं, रिसर्चर्स कह रहे हैं, जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं वो लोग ये कहते हैं कि अगर आपको अच्छे से इफ एल्स यूज़ करना आता है, लूप्स यूज़ करनी आती हैं आपको, तो आप एक अच्छा और एफिशिएंट प्रोग्राम जो है ना वो बड़े अच्छे से बना सकते हैं। तो हमारा आज का काम तो ये था कि हम क्योंकि हमने इफ एल्स को जो है ना वो डिस्कस कर लिया था, हमने वाइल लूप, डू वाइल एंड फॉर लूप को डिस्कस कर लिया था। तो बनता ये था कि हम जो है ना इस वीक अरेज पे जाएं और अरेज पे जाए काम करें। पर मुझे पर्सनली फील हुआ है कि हमें इस एरिया को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो आज का जो डेडिकेटेड वीक है ना, मतलब आज कह रहा हूँ, ये ऑनवर्ड जो वीक चल रहा है, ये डेडिकेटेडली हमने जो कुछ प्रीवियस पढ़ा है ना उसके साथ हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। हम अपना माइंड इस चीज़ के साथ सिंक करेंगे, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। और आप सब लोगों से एक इल्तिमास समझ लें, अगर कोई रिक्वेस्ट समझते हैं रिक्वेस्ट समझ लें, अगर कोई ऑर्डर समझते हैं तो ऑर्डर समझ लें, या जिस भी वोकेबलरी का जो भी प्यारा सा वर्ड आप उसको अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, अप टोटली अप टू यू। कि इसको खुदारा सिर्फ कोर्स के पर्सपेक्टिव से ना लीजिएगा, सिर्फ ये ना समझिएगा कि हम इसको इसलिए समझ रहे हैं कि ये हमारे पेपर्स में आना है, या हम इसके साथ बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे। ये चीज़ मतलब एक एक्सपीरियंस इसका जो है ना आपने गेन करना है। देखो, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी लाइफ में आगे चल के काम आना होती हैं। तो अगर आप किसी चीज़ को मतलब समझना चाह रहे हैं ना, मिसाल के तौर पर आपको एक प्रोग्राम दे दिया पढ़ने के लिए और आपसे ये कहा है कि इसको रीड आउट करें, इसको समझ के हमें समझाएं, तो इट इज़ अ रैदर टफ टास्क। ये बहुत अच्छा खासा मुश्किल काम है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत आसान काम है कि जी अगर आपको प्रिंट की कमांड यूज़ करनी आ गई है, स्कैन यूज़ करना आ गया, आपको इफ एल्स यूज़ करना आ गया, लूप्स यूज़ करना आ गया, तो आप प्रोग्रामर हैं।
प्रोग्रामिंग इज़ अ डिफरेंट अप्रोच। मतलब स्टार्ट से ही हम बात कर रहे हैं कि प्रोग्रामर एक थिंकर होता है, एक क्रिटिकल थिंकर होता है। वो चीज़ों को एवेल्युएट करता है, वो चीज़ों की एवेल्युएशन करता है, वो देखता है कौन सी चीज़ किस जगह पे फिट इन हो रही है। एक प्रोग्रामर ऐसे ही है जैसे अ, अगर अपने मतलब जो भी एक बंदा अपने फन में माहिर है, मिसाल के तौर पर आप किसी कारपेंटर को लकड़ी का टुकड़ा दोगे ना, तो वो उस लकड़ी के टुकड़े से 10 चीज़ें बना सकता है। इसी तरह अगर आप किसी वो जूता बनाने वाले को अगर आप चमड़ा दोगे तो वो उससे 10 तरह के जूते बना सकता है। लेकिन अगर वो एक रवायती सिर्फ मुलाज़म है, उसकी ज़हनियत सिर्फ नौकरों वाली है, तो वो मुमकिन है सिर्फ एक आध डिज़ाइन बना के ना वो अपने आप को बड़ा एक्सपर्ट समझता हो। सेम एज़ इट इज़ प्रोग्रामर भी ऐसे ही है। एक काम 10 तरीकों से हो सकता है और वो प्रोग्रामर ये डिसीजन लेता है कि मैंने इस एक काम को किस तरह एफिशिएंट एंड एलिगेंट वे से करना है। एफिशिएंट मीन कि मेरे रिसोर्सेज कम से कम यूज़ हों। देखो, अगर मतलब मैं ये कहूँ कि आपने एक डेटाबेस बनानी है जिसमें मतलब 100 जो है ना स्टूडेंट्स हों और उन 100 स्टूडेंट्स को आपने मतलब मैनिपुलेट करना है और उनका डेटा आपने हैंडल करना है। उनका जो भी मतलब मार्क्स वगैरह आ रहे हैं उनके लिए वो आपने मुझे बताने हैं निकाल के। तो अगर तो आप में से कोई मतलब लेबोरियस या मुलाज़मत टाइप या एक मतलब वो ऐसा माइंडसेट रखता हो जो जो कहता है कि जी मतलब ये काम मुझे हार्ड वर्क के साथ करना चाहिए, उसके लिए तो वो काम बड़ा मतलब यही है कि उसने हर स्टूडेंट के लिए अलग-अलग वेरिएबल बनाएगा। पर मसला क्या होगा हमें? मसला ये होगा कि वो एक प्रोग्राम बड़ा एफिशिएंट नहीं होगा। मतलब रियल वर्ल्ड में ये आपको भी पता है कि हमारे पास कभी भी कोई आइडियल सिनेरियो नहीं होता। आइडियल सिनेरियो से क्या मुराद है? आइडियल सिनेरियो से ये मुराद है कि जी आपके पास क्लाइंट आता है, वो क्लाइंट कहता है जी मुझे बड़ी कोई हाई एंड की ना गेम बना के दो, मुझे गेम जो है ना चलानी है। अब उसके लिए आइडियल एनवायरनमेंट ये है मतलब आइडियल एनवायरनमेंट वेरी टू वेरी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर मैं अपना आइडियल एनवायरनमेंट ये बता रहा हूँ। आइडियल एनवायरनमेंट उसके लिए मेरे कंसिडरेशन में ये है कि भाई एक सुपर कंप्यूटर हो बैक एंड पे, एक अच्छा सा ग्राफिक कार्ड लगा हो और कंप्यूटर की जो हल्की सी भी जो लैग्स होती हैं वो ना आए, मतलब झटके ना मारे वो स्क्रीन। उसके बाद बड़ी सी कोई मतलब समझ लें कि जी 100-120 इंच की स्क्रीन हो और वो भी अच्छी खासी महंगी हो। मतलब मेरे लिए आइडियल एनवायरनमेंट की ये डेफिनेशन है। अब मसला ये है क्या ये मेरे बजट में आती है ये चीज़? नहीं सर, ये आपके बजट में नहीं आती। तो इट मीन्स कि हमें रियल सिनेरियोज पे बात करना होगी। हम ख्याली पुलाव या वो जो हमारे पास टार्ज़न की कहानियाँ या शहज़ादे शहज़ादियों की जो कहानियाँ हम उस पे बात नहीं कर रहे, हम रियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बात ज़रा समझ लें कि कोई भी इन्वायरमेंट जो है ना वो आइडियल नहीं होता। मतलब आप कभी भी कंसीडर नहीं कर सकते कि आप बड़ी सस्ते सी कॉस्ट के साथ एक बड़ी ही अच्छी चीज़ आप जो है ना उसको गेन कर सकें। तो मामला ये होता है कि जो एफिशिएंट प्रोग्रामर होता है ना, उसके पास जो रिसोर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। मेमोरी है वो आपके पास लिमिटेड है, प्रोसेसिंग पावर है वो आपके पास लिमिटेड है। मतलब जो आपका जिसको आप प्रोसेसर कहते हैं कि वो इतने गीगाहर्ट्ज़ का है। मेमोरी मतलब मेरे पास इतने जीबी रैम है, इतने जीबी हार्ड है, ये मेमोरी है। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। हमने उन रिसोर्सेज को यूज करते हुए अच्छी से अच्छी चीज बनानी है। ये सेम एज इट इज ऐसे ही है जैसे 1 लाख रुपया दे दिया जाता है किसी को और उसको कहा जाता है कि जी इसका सबसे जो बेस्ट इस्तेमाल है ना वो करना है आपने। अब जो कोई मतलब मेरे जैसा कोई मतलब बैकवर्ड इलाके का होगा वो क्या करेगा, वो एक मतलब भद्दी सी बुरी सी चीज जो है ना वो 1 लाख रुपए में उठा के ले आएगा जिसकी शायद वो वर्थ ही नहीं हो। 2,000 वाली चीज जो है वो 6,000 में 10,000 हो। गरीब आदमी ना, गरीब आदमी को जब पैसे दे दिए जाए तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आती इसको लगाने कैसे। तो मतलब ये है कि एक तो जो मतलब न्यू भी है जिसको हम नूब कहते हैं, वो उस 1 लाख रुपए को मतलब कहीं पे भी रोड आएगा। लेकिन जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड है जिसको ये पता है कि इसका एफिशिएंट इस्तेमाल क्या है, पैसे को कहाँ कहाँ पे लगाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए,
कौन सी ऐसी जगह है जहां से मैं ये 1 लाख लगा के मजीद कुछ लाख बना सकता हूँ? वो बंदा ऐसे नहीं सोचता। यही एक प्रोग्रामर और एक मतलब कोडर, इनमें फ़र्क करती है ये चीज़। तो आपने अपने आप को प्रोग्रामर कंसीडर करना है। हमने कहा कि ये इफ एल्स, ये लूप, ये हर कोई यूज़ कर लेता है। आपके पास भई ऐसा क्या कमाल है कि आप उसको मतलब यूज़ करते हैं? आपके पास उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये फॉर लूप लिखा है तो इसका बैक एंड पे क्या असर पड़ेगा? क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको मुझे कंसीडर करना चाहिए अपना प्रोग्राम लिखने के लिए? हम बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ इन चीज़ों को तो नहीं देख सकते। मतलब हम समझ लें कि कोर्स से हट जाएँगे, अपने रास्ते से हट जाएँगे अगर हम उनको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाके स्टडी करना शुरू कर दें। पर जो चीज़ें हमारे लिए एसेंशियल है ना, हम उन चीज़ों को ज़रूर कंसीडर करेंगे। तो लेट्स जंप टू द टॉपिक जी। हमारा अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उनका रीकैप ये है हमारे पास। इफ एल्स हमने पढ़ा है, लूप में हमने वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप पढ़ी है। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है? किसी को कुछ, किसी को इनमें से किसी लफ्ज़ की समझ ना आई हो कि ये कौन से लफ्ज़ हैं? मेरा ख्याल है सबको क्लियर है। उसके बाद हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं। अच्छा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कौन सा था भला, याद है किसी को? सर इंक्रीमेंट जिसमें वो इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीमेंट कम हो जाता है, जी बिल्कुल 1 जी। या ज़्यादा भी हो सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। पर हम यहाँ पे जब इंक्रीमेंट की बात करेंगे ना, तो ये हम 1 की बात ही कर रहे हैं। मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर से मुराद प्लस प्लस का ऑपरेटर, और डिक्रीमेंट का ऑपरेटर माइनस माइनस का ऑपरेटर। जब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करेंगे ना, तो ये स्पेसिफिकली सिर्फ 1 को कंसीडर कर रहा है। हाँ, जैसे आपने कहा कि जी मजीद बढ़ जाता है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि जी वो कंपाउंड स्टेटमेंट्स होती हैं, यानी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। कि मतलब आप ये कह रहे हैं इसमें 7 ऐड कर दो, इसमें 4 ऐड कर दो, इसमें 15 ऐड कर दो, इसमें 1000 ऐड कर दो। उस चीज को जब हम कंसीडर करते हैं तो वो हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। और जब हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करते हैं तो हमारे पास प्लस प्लस या माइनस माइनस होते हैं। इज इट क्लियर जी? यानी अगर आप इस ऑपरेटर की बात करें तो ये हमारे पास आ गए इंक्रीमेंट ऑपरेटर। लेकिन जब आप प्लस इक्वल टू की बात करते हैं ना, तो ये आपके पास आता है कंपाउंड स्टेटमेंट ऑपरेटर। समझ आई बात की किसी को या नहीं आई जी? यस सर, आ गई। इसमें यस। आप लोगों ने डिफरेंशिएट रख, मतलब डिफरेंस इसका पता होना चाहिए आपको। आपसे कोई पूछे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, तो आपके माइंड में ये वाला एरिया आना चाहिए। और अगर आपसे कोई पूछे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, तो आपके माइंड में ये एरिया आना चाहिए। अभी तक हमने ये चीज़ें कवर की हैं, मतलब इन चीज़ों को हमने देखा है। उससे पहले भी हमने वेरिएबल की भी बात की है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की भी बात की है, पर रिसेंटली जो हमने पिछले वीक में की हैं चीज़ें, वो यही की हैं। अब ज़रा देखते हैं जी, इनको थोड़ा सा डिग करते हैं, इन चीज़ों को थोड़ा सा इनमें इनको मज़ीद जो है ना इन डेप्थ जाके हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे पास जो इफ़ स्टेटमेंट होती है ना, इफ़ यानी आप जो लिखते हैं कंडीशन या डिसीजन बनाने के लिए, जो भी आपके पास इफ स्टेटमेंट होती है, इज द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग। इसका क्या मतलब है जी, इसको आज समझने की कोशिश करेंगे हम। एक्सपेंसिव वैसे क्या होता है? महंगा। महंगा, बिल्कुल। मतलब एक्सपेंसिव से ये मुराद होती है ऐसी चीज जो कि थोड़ी कॉस्टली है, जिसकी कॉस्ट ज्यादा बेयर करना पड़ती है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कीमती। जी कीमती कह लें उसको, बिल्कुल। कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग में या कंप्यूटेशन में एक्सपेंसिव से ये मुराद होती है कि आपके पास या आपके मतलब ओवरऑल आपके रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, या आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है, या फिर वो कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज़्यादा जो है ना वो कर रहा है, वो प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा ले रहा है। प्रोसेसिंग पावर से ये मुराद है कि जो प्रोसेसर घूमता है ना, ये इसकी जो टिक टिक है वो जो भी इसका क्लॉक होता है वो बहुत ज़्यादा बार घूमता है, तो फिर ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होती है। तो जब भी मतलब प्रोग्रामिंग के सेंस में एक्सपेंसिव वर्ड आएगा तो इट मीन्स कि ये या तो ज़्यादा प्रोसेसिंग ले रहा है या फिर ज़्यादा पावर ले रहा है, प्रोसेसिंग पावर ले रहा है। यानी या ज़्यादा मेमोरी ले रहा है या फिर या ज़्यादा ये प्रोसेसिंग पावर ले रहा है। तो हमने देखा जी, ये जो इफ स्टेटमेंट है हमारे पास,
ये बहुत ही एक्सपेंसिव स्टेटमेंट है। मतलब अगर आपके प्रोग्राम में अगर 10 इफ स्टेटमेंट हैं तो इट मींस कि आपका प्रोग्राम काफ़ी एक्सपेंसिव है, वो बहुत ज़्यादा रिसोर्स यूज़ कर रहा है। इस चीज़ को बाईपास तो नहीं किया जा सकता, मतलब ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है मैं ये कहूँ कि आप इफ स्टेटमेंट ही छोड़ दो। पर हाँ, अगर आप कहीं पे 10 स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, उस प्रोसेसिंग पावर को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। वो कैसे? आप इफ के साथ एल्स यूज करें। देखिएगा ये चीज कैसे काम करती है। अभी हमने एक स्टेटमेंट देखी थी जिसमें हमने देखा था इफ, उसके बाद एल्स इफ। याद है किसी को या नहीं याद जी? यस सर। हाँ जी। अभी ये देखें हमारे क्या पास चीज सर? इफ और एल्स इफ, मतलब पिछले हमने एक स्लाइड्स में पढ़ी थी। एल्स इफ याद है किसी को क्या करती है? दिखाना पड़ेगा यार सबको। ओके जी, ये देखें नहीं हमारे पास यहाँ पे ये कंपाइलर शो हो रहा है सबको? यस सर। मेन में यस सर। मेन में आके हमने यहाँ पे किया जी इंट x इज इक्वल टू, फर्ज करें यहाँ पे लिख दिया मैंने 10, और मैंने यहाँ पे बोल दिया इफ कंडीशन, इसको मैं लिख देता हूँ ट्रू, खुद से ही लिख दिया मैंने, इस वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है हमें। यानी ट्रू भी एक रिजर्व कीवर्ड है, इट मींस कि ये ट्रू है। अगर मैं फॉल्स लिखूंगा तो ये इफ एल्स नहीं चलेगा, ये ट्रू है। मैं जस्ट टेस्ट केस के लिए यहाँ पे इसको कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने आके कोई भी कंडीशन या स्टेटमेंट लिख दी, मैंने लिख दिया प्रिंट एफ, और यहाँ मैंने लिख दिया कुछ भी, और इसके बाद अगर मेरा इफ नहीं चल रहा तो मैं इसको कहूँगा जी एल्स चला दो। ठीक है, एल्स चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एल्स इफ मतलब दूसरी कंडीशन मैं कहता हूँ चला दो। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो फर्ज करो वो फॉल्स है, यानी ये दूसरी कंडीशन जो है इसको अगर फॉल्स मिलेगी तो कंट्रोल इसके पास अंदर नहीं जाएगा। इसी तरह अगर ये भी फॉल्स हो गई तो आप एक और एल्स इफ लिख सकते हो। मतलब इसकी हायरार्की क्या है? हायरार्की इसकी ये है कि पहले वो इस कंडीशन को टेस्ट करेगा, अगर ये ट्रू नहीं होती तो फिर इस कंडीशन को टेस्ट करेगा, ये ट्रू नहीं होती तो फिर इस कंडीशन को टेस्ट करेगा। अच्छा देखो, इसको मैं एल्स के बगैर भी तो लिख सकता हूं, ऐसे भी ये काम करेगा। एल्स के बगैर भी इसको लिखा जा सकता है, पर मैं इसको एल्स के साथ क्यों लिख रहा हूं? इसको लिखने की कोई वजह है। वजह क्या है? अब मैं वो वजह आपके सामने रखने लगा हूं। सर जी जी। कुछ नहीं सर। अब वो वजह डिस्क्राइब करेंगे जी क्यों हमने ऐसा किया। देखें जैसे ही आपने यहाँ पे इफ लिखा, एल्स हमेशा जो है ना पेयर में आता है, मतलब इफ होगा तो उसका एल्स होगा। तो हमने यहाँ पे एल्स लिख दिया। एल्स लिखने के बाद हमने एक नेस्टेड इफ लगाया, मतलब एल्स के अंदर इफ है। ये इसके साथ भी जो लिखा हो वो इसके मतलब यही समझने कि अंदर होता है, ये नेस्टेड है। अगर तो आपके पास ये पार्ट चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो एल्स में आके ये पार्ट चलने लग जाएगा। अगर ये पार्ट मतलब अब इस इफ के साथ एक और एल्स लगाया, एल्स में जाके उसके साथ एक और नेस्टेड इफ लगा दिया, अगर ये पार्ट भी मतलब नहीं चल रहा तो फिर ये वाला पार्ट जो है मतलब एल्स के पास कंट्रोल आया तो ये वाला इफ हमारे पास चलेगा। अच्छा अब यहाँ पे देखें हुआ क्या? हुआ ये है यहाँ पे, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है ना तो ये वाला सारा पार्ट जो है ना निग्लेक्ट हो जाएगा। मतलब या तो इफ ने चलना है या एल्स ने चलना है। ये बात तो अंडरस्टूड है, समझ आई बात की? यस सर। अगर ऐसा होता मैं एल्स ना लगाता और यहां पे सिर्फ इफ लगाए होते तो देखें एक कंडीशन तो हमारी ट्रू हो गई। अब हमें पता है कि बाकी कंडीशन हमारी फॉल्स है, लेकिन फिर भी वो इनको चेक करेगा। तो इट मींस कि हम प्रोसेसिंग पावर जो है ना वो ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। हम बचा सकते हैं पर हम बचा नहीं रहे। इस वजह से हम ये एल्स के साथ नेस्टेड इफ यूज करते हैं, उसके एल्स के साथ फिर नेस्टेड इफ यूज करते हैं, एंड सो ऑन। जितने भी आपके पास केसेस हैं वो सारे आते हैं। अगर आपके पास पहली कंडीशन ही ट्रू हो जाती है तो आपके पास
फर्ज करें यहाँ 10 इफ एल्स भी है ना, तो वो सारे निगलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमें एक कंडीशन ट्रू चाहिए, उसके बाद सारी कंडीशन उनको चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। देख रहे हैं जी कैसे एफिशिएंट काम कर रहा है, ये कैसे इसकी एफिशिएंसी हमने इंक्रीज की। यहां तक किसी को समझ ना आए तो यस पूछ सर। सकते हैं जी। ओके जी। एफिशिएंसी ऑफ प्रोग्राम इज इंक्रीज्ड बाय यूजिंग लेस इफ स्टेटमेंट। यानी अगर आपका प्रोग्राम, फर्ज करो अगर आपने 10 इफ यूज किए हैं, एल्स नहीं, 10 इफ यूज किए हैं आपने, तो फर्ज कर लो वैसे तो प्रोग्राम जब कंपाइल या रन होता है तो वो माइक्रो सेकंड्स में होता है, बट जस्ट सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट और जस्ट सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी अज्यूम दैट के 10 इफ एल्स के साथ, सॉरी इफ के साथ आपका प्रोग्राम 10 सेकंड में एग्जीक्यूट होता है। मतलब एक इफ जो है वो 1 सेकंड लेता है। तो अगर आप ये करें कि आप सिर्फ एक इफ लगा दें और एल्स इफ के साथ सारा एरिया नेस्टेड कर दें, तो क्या होगा आपके पास, आपका जो प्रोग्राम जो 10 सेकंड में चल रहा है वो 1 सेकंड में ही कंपाइल होके सारा आ रहा है आपके पास। लेकिन ये ऑप्शनल है। देखो यहाँ एक बात जरा समझने वाली है, अगर ये नहीं चलता, फर्ज करो ये तो हमने केस कह दिया कि ये ट्रू हो गया, फर्ज करो ये फॉल्स हो जाता है, फॉल्स होगा तो कंट्रोल आएगा एल्स के पास। अब यहां पे इस इफ के साथ भी यही प्रश्न होगा, अगर तो ये इफ ट्रू हो जाता है तो ये वाला जो सारा पार्ट है ये निगलेक्ट हो जाएगा, यानी आपका 2 सेकंड में प्रोग्राम चल गया। लेकिन दूसरा केस फिर हमें कंसीडर करने पड़ेगा, अगर ये फॉल्स हो जाता है तो फिर कंट्रोल इस एल्स के पास आ जाता है, इस एल्स के पास जाके इस इफ में जाता है, फिर ये चेक करता है ट्रू हुआ तो बाकी सारा निगलेक्ट, फॉल्स हुआ तो फिर वो अगले इफ के पास जाएगा। बात की समझ आई है या नहीं आई जी किसी को? यस सर। ओके। ओके जी। अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए या इसको आसान करने के लिए या एलिगेंट बनाने के लिए कोड को हम क्या करते हैं, हम ऐसे इसको लिख देते हैं। मतलब ये हमारे पास पहले इफ स्टेटमेंट आई, उसके साथ ही एल्स स्टेटमेंट आई, एल्स स्टेटमेंट के सामने ही हमने कंडीशन लिख दी। पर ये असल में है वो चीज जो मैंने आपको अभी दिखाई है असल में ये चीज, यानी ये नेस्टेड है। पर हम जस्ट सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट और जस्ट सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम ये कर देते हैं कि हम एल्स के साथ ही इफ लिख देते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपको ये पता होना चाहिए ये वाला जो इफ है ये एल्स के अंदर होता है, ये नेस्टेड इफ होता है। इसी तरह ये वाला जो एल्स है ये इस इफ का हिस्सा है, इसी तरह मजीद एल्स आएगा वो इस इफ का हिस्सा होगा। समझ आ गई जी बात की? या नहीं आई किसी को? यस सर। ओके जी, ओके चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव वे भी है। मतलब अभी तो हमने बात की कि आपके पास कंडीशन चेक करने के लिए इफ एल्स, इफ एल्स या इफ एल्स इफ आपके पास चीज आती है कोई भी कंडीशन को टेस्ट करने के लिए, प्रोग्राम को डिसीजन करवाने के लिए। एक और हमारे पास समझने के लिए एक रिजर्व कीवर्ड या एक ऐसा मैकेनिज्म आता है जो कि इफ एल्स की तरह ही काम करता है। सेम वही काम जो आप इफ एल्स से करवा सकते हैं ना, आप स्विच के जरिए भी करवा सकते हैं, स्विच स्टेटमेंट के जरिए भी करवा सकते हैं। हमने ये स्विच मतलब क्यों कंसीडर क्यों कर रहे हैं जब दोनों एक तरह के काम कर रहे हैं? देखें, ये आप देखेंगे कि जैसे हमारे पास इफ एल्स में कोड लिखा हुआ है ना और स्विच में कोड लिखा हुआ है, इन दोनों में फर्क क्या है? हमारे पास स्विच वाला जो कोड होता है वो मोर कंपैक्ट नजर आता है आपको, मोर जो है ना मतलब एलिगेंट नजर आता है आपको, मोर आई अपीलिंग नजर आता है। जरा हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर आपको जरा बात समझ आएगी कि इसमें और उसमें बुनियादी फर्क क्या है। आगे चल के हम टेक्निकल इसके एस्पेक्ट्स पे भी बात करेंगे कि ये इंटायरली सेम नहीं है, पर इनमें बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं, पर इनकी डिससिमिलैरिटीज भी हम देखेंगे, जिसकी वजह से हमें स्विच जो है ना वो हम स्विच क्यों यूज करते हैं और इफ एल्स क्यों यूज करते हैं, ये हम डिससिमिलैरिटी भी देखेंगे। इसका सिंटेक्स क्या होता है जी? सबसे पहले आपके पास स्विच स्टेटमेंट आती है। स्विच स्टेटमेंट में आप इसके अंदर मतलब पैरेंथेसिस में कोई वेरिएबल या वैल्यू उसको रखते हैं। फिर उस वैल्यू को, मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक वेरिएबल आ रहा है, वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप कह रहे हैं कि जी मैं यहाँ पे वॉवल जो हमारे पास आ रहे हैं उनको रख रहा हूँ। कोई बताएगा वॉवल कितने होते हैं?
5 5 होते हैं। ए 5 ए आई ओ यू, और जो मतलब वो जो साउंड करते हैं वाउल, ई, बिल्कुल। वो बताने का मकसद ये है कि एक आपके पास सेट है, उस सेट को, वो सेट वेरिएंट है, मतलब अगर आपने यहाँ वाउल लिखा तो इट मीन्स कि उसकी 5 पॉसिबिलिटीज है। तो वो 5 पॉसिबिलिटीज में से अगर ए आया तो उसके लिए कुछ और प्रिंट कर दो, आई आया तो उसके लिए और प्रिंट कर दो, या कुछ भी आया उसके लिए और प्रिंट कर दो। तो हम देखते हैं कि जी सबसे पहले स्विच आया, स्विच के बाद वेरिएबल में क्या सेव है। अगर तो केस में ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आप ये वाली स्टेटमेंट जो है ना वो प्रिंट कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरे केस की तरफ चले जाओ। दूसरा केस देखो, अगर उसमें बी लिखा हुआ है तो ये वाली स्टेटमेंट दे दो। अगर, हाँ, अगर आपके पास मतलब वो यूजर जो आउटपुट दे रहा है, क्योंकि यूजर तो इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं होता, मतलब आप हर यूजर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल ठीक इनपुट दे। अगर यूजर आपकी जो भी करेक्टर सेट है उनके अलावा कोई मतलब वैल्यू देता है, तो आप डिफॉल्ट में जाके उसको प्रिंट करवा सकते हो कि भाई आप जो इनपुट देना चाह रहे हो वो ऐसी ऐसी दो। अब इसको एग्जाम्पल में करेंगे तो ये चीज जो है ना ज्यादा समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक एम्बिग्विटी है। एम्बिग्विटी ये है कि यहाँ पे कैपिटल ए लिखा हुआ है। फर्ज करो हम यूजर से ये चाह रहे हैं कि यूजर जो इनपुट दे ना वो ए लिखे। अब ए की भी दो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। ए की पॉसिबिलिटी एक कैपिटल ए है, एक स्मॉल ए है। तो अगर वो स्मॉल ए लिखता है तो इट मींस कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। नहीं, ये एम्बिग्विटी है। इस एम्बिग्विटी को दूर करने के लिए आप कोड को इस तरह लिख सकते हो, मतलब आपने दो केस लिख लिए, जैसे ये दो केस हैं। अगर इन दोनों केसेस में एक भी केस आता है तो ये स्टेटमेंट चला दो। अगर इन दोनों केसेस में कोई भी आता है तो ये वाली स्टेटमेंट चला दो। और अगर इन सब में से कोई नहीं आता तो बाय डिफॉल्ट आप ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको चला दो। अब इसकी थोड़ी सी मतलब इसकी एग्जांपल की तरफ जाने से पहले इस पे थोड़ी सी कमेंट्री जो है ना वो जरूरी है, वो ताकि आप लोग समझ लें इफ एल्स में और स्विच में फर्क क्या है। देखिए हमारे पास जो स्विच होता है ना, स्विच डेटा जो इंटीग्रल होता है सिर्फ उस पे काम करता है, मतलब इंटीजर डेटा पे काम करेगा, यानी होल नंबर्स पे या कैरेक्टर्स पे। इसके अलावा मतलब अगर आप यहाँ पे फ्लोट लेने की कोशिश करेंगे या डबल या कोई भी जो आपके पास नॉन होल नंबर है, क्या उनको बोलते हैं, मतलब जो डॉट वाले आते हैं, डेसिमल पॉइंट के साथ नंबर आते हैं, उनको आप यूज नहीं कर सकते। जबकि इफ एल्स में अगर आपने कंडीशन टेस्ट करनी है, फर्ज करें एक्स आपके पास फ्लोट वैल्यू है, आप कह रहे हैं अगर ये 10.5 से छोटी है तो ये, इफ एल्स के केस में तो ये चल जाएगी, पर यहां स्विच के केस में ये नहीं होगा। स्विच सिर्फ इंटीजर के साथ मैनिपुलेशन करता है और करेक्टर के साथ करता है। फिर हमने देखा कंपाउंड स्टेटमेंट कुड बी यूज्ड। इसमें कंपाउंड स्टेटमेंट जो है ना वो यूज हो सकती हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट से क्या मुराद है? पहले तो हमने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखे ना। अब कंपाउंड स्टेटमेंट ये होती हैं कि जिनमें स्टेटमेंट एक ही है पर उसके अंदर दो स्टेटमेंट है, यानी आपने लॉजिकल ऑपरेटर्स के जरिए एंड और ऑपरेटर्स या नॉट ऑपरेटर के जरिए आपने उनको कंकैटिनेट करवाया, नॉट के जरिए तो नहीं, एंड और उसके और के जरिए आपने उनको कंकैटिनेट करवाया। मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है? मैं एक जुमला बोल रहा हूं, उस जुमले में दो जुमले जो है ना वो हों। मैं कहता हूं या मैं हफ्ते को वहां पे जाऊंगा या इतवार को जाऊंगा। जुमला मैंने एक ही बोला पर उसमें पार्ट जो है ना दो हैं। तो ऐसी स्टेटमेंट हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट होती हैं। तो यहां पे इफ एल्स में वो ये कह रहा है कि कंपाउंड स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो इफ एल्स में, पर यहां पे कंपाउंड स्टेटमेंट का कोई चक्कर नहीं है स्विच में। समझ आई जी बात की? यस सर। फिर वो कह रहा है कि जी हमारे पास जो केस स्टेटमेंट होती है ना उनमें कोई वेरिएबल नहीं आ सकता, उनमें हमें कोई ना कोई कांस्टेंट ही देना होता है। इस बात का भी क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि जब भी आप स्विच के अंदर केस डिफाइन करते हो ना तो उसमें आप कोई वेरिएबल नहीं दे सकते, ऐसी वैल्यू नहीं दे सकते जो कि चेंज होती हो। वहां पे कंक्रीट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू आप देंगे। तो अब इसके प्रोग्राम की तरफ जाते हैं, इस पे ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। प्रोग्राम की डिमांड ये है कि जी राइट अ प्रोग्राम टू डिटरमिन हाउ मैनी स्टूडेंट फॉल इन ए बी सी डी एंड एफ ग्रेड बाय यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट मस्ट बी इनपुट बाय यूजर। अच्छा, यहां पे वो हमसे ये डिमांड कर रहा है कि आपके पास मतलब आपने ग्रेड देने हैं स्टूडेंट के,
ठीक हो गया। मतलब फर्ज करो 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट के ग्रेड देने हैं आपने, और आपने ये बताना है कि 10 में से कितनों ने ए ग्रेड लिया, कितनों ने बी ग्रेड लिया, कितनों के पास सी ग्रेड आया, कितनों के पास डी आया और कितनों के पास एफ आया। बात क्लियर हुई थी सबको? यस। चलें अब कंपाइलर की तरफ जाते हैं। यस सर। यहाँ पे जाके हम ट्राई करते हैं। मैंने यहाँ पे बताया जी इंट ग्रेड इज इक्वल टू, ये चलें इसको हम डिफाइन नहीं करते। यहाँ पे हम लूप चलाते हैं क्योंकि हमने 10 जो स्टूडेंट हैं वो लेने हैं, तो लूप चलाने के लिए मैंने चलें वाइल लूप चला लेते हैं। फॉर लूप ज़रा मतलब ठीक है, फॉर लूप से भी वो काम लिया जा सकता है, पर वाइल लूप को हम चला लेते हैं। हम यहाँ बोल देते हैं आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10, और ऊपर एक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर देते हैं जिसको बोलते हैं इंट आई इज इक्वल टू 0। आई बोल दें उसको, आई से मतलब इंक्रीमेंट होता है। काउंट बोल दें, काउंटर बोल दें, ज़रा काउंटर बोल देते हैं, ये थोड़ा सा ना मतलब अच्छा लगता है। काउंटर हमारे पास जो आ रहा है वो 10 से छोटा है या उसके बराबर है। मैं प्रोग्राम को ज़रा सेव कर लूँ जी, वीक 4 के नाम से। इसको जैसे ही मैंने सेव किया, अब यहाँ पे वाइल लूप की मैंने ब्रैकेट ओपन की और क्लोज कर दी। यहाँ पे अब मैं स्विच स्टेटमेंट यूज करना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरा वो जो केस है ना वो 10 बार चलेगा। तो 10 बार चलने के लिए ये होगा कि हम यहाँ पे सबसे पहले तो ये कहते हैं कि यूजर से हम इनपुट ले लें प्रिंट एफ, और यहाँ मैं ये कह रहा हूँ एंटर ग्रेड्स, बल्कि ग्रेड ही इसको बोलूंगा मैं, और टैब थोड़ी स्पेसिंग दे दी। फिर हमने स्कैन एफ किया। स्कैन एफ करने के बाद मैं यहाँ पे ग्रेड की वैल्यू ले रहा हूँ। ग्रेड वैल्यू लेने के बाद, सॉरी यहाँ पे परसेंटेज डी आएगा, परसेंटेज डी और कॉमा, कॉमा के बाद एम्परसैंड, और जिस वेरिएबल में मैंने उसको सेव करवाना है। 10 बार लूप चलेगी, 10 बार वो मुझसे इनपुट लेगा। अब जरा देखते हैं जी। अब यहाँ पे मैं स्विच स्टेटमेंट जो है ना वो यूज करने लगा हूं। मैंने बोला जी स्विच, स्विच के बाद इसके अंदर वैल्यू या वेरिएबल देना है मैंने। वेरिएबल कौन सा लूंगा? वेरिएबल ये वाला वेरिएबल जिसमें वैल्यू मैंने यूजर से लिया। तो यहां पे मैंने लिखा जी ग्रेड। ग्रेड के बाद अब मेरे पास ये दो मतलब ब्रेसेस आ गई स्विच की। अब हमारे पास आउटकम जो आएगी ना वो सिर्फ 5 आ सकती हैं, ए बी सी डी और एफ, ई भी नहीं है इसमें। तो मेरे पास जो केस आए, पहला केस आया जी मेरे पास कैपिटल ए, और इसके बाद मैंने कॉलन लगाया, ये सेमी कॉलन नहीं है, यहां पे आपने ख्याल रखना है। ए अगर मेरे पास आता है तो उसके लिए स्टेटमेंट आपने क्या चलानी है? अच्छा, मैं चाहता हूं कि अगर छोटा ए भी यूजर एंटर करे ना तो छोटे ए के लिए भी हम उसको डिफाइन कर दें। तो ये छोटा ए हमारे पास आ गया। उसके लिए स्टेटमेंट मैंने ये चलानी है कि मेरे पास जो ए ग्रेड वाला स्टूडेंट है ना उसमें इंक्रीमेंट हो जाए। मिसाल के तौर पर यहां मैं 5 वेरिएबल जो है ना वो डिक्लेयर कर देता हूं। इंट ए यानी ए ग्रेड, बी ग्रेड। अच्छा देखो, आप ये भी कर सकते हो ए बी सी, ए इज इक्वल टू 0, इंट बी इज इक्वल टू 0, यानी 5 वेरिएबल आप ऐसे डिक्लेयर कर सकते हो। पर मैं इसको आपको शॉर्टकट बता देता हूं। शॉर्टकट क्या है कि अगर आपने 5 वेरिएबल में सेम वैल्यू करवानी है तो उसको आप कैसे करवा सकते हैं? ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, सी इज इक्वल टू डी, डी इज इक्वल टू एफ, एंड एफ इज इक्वल टू 0। अब जरा ये बात समझने वाली है। सबसे पहले होता क्या है, हमने देखा असाइनमेंट ऑपरेटर में ना वो राइट वाली जो साइड है ना उसको पहले मतलब करता है। वो कहता है कि आप ऐसा करो, बी में सी की वैल्यू रख दो, सी में वो देखता है कोई वैल्यू नहीं है, सी में वो कहता है डी की वैल्यू रख दो, डी में भी कोई वैल्यू नहीं, वो डी में कहता है एफ की वैल्यू रख दो, एफ में भी कोई वैल्यू नहीं तो वो कहता है कि एफ में जो उसकी राइट साइड पे वो वैल्यू रख दो। यानी एफ में 0 आ गया, डी में भी 0, सी में भी 0, बी में भी 0 और ए में भी 0। समझ आई बात की या किसी को नहीं आई जी? यस सर। ओके।
अब यहाँ पे जी सर समझ आ गई है। सिंपल मैं ये करूंगा ए इंक्रीमेंट, मतलब वैसे अगर जी क्या कह रहे हैं जी? सर कोमा लगा के लिख सकते हैं। कॉमा लगा के आप फिर उसको असाइन नहीं कर सकते। कॉमा लगाने के बाद वो असाइनमेंट सिर्फ एक वेरिएबल को होगी जिस वेरिएबल पे आपने लगाया। इसमें ये है कि ये जो जीरो है ना, इस सब में इसकी वैल्यू जो है ना इंक्रीमेंट होगी, इंक्रीमेंट कह रहा हूँ, इनिशियलाइज होगी है सबको ये वैल्यू। ये मैंने शॉर्टकट बताया, आप वैसे जिस भी अप्रोच के साथ जाना चाहे जा सकते हैं। अच्छा, अगर स्टूडेंट ओके मतलब ग्रेड ए आया तो इट मींस ए ग्रेड वाला जो है ना वो एक हो गया। अगर दूसरी बार फिर ए आया, फिर दो हो गया, फिर ए आया, फिर तीन हो गया। अब दूसरे केस पे जाते हैं। दूसरे केस में हमसे वो ये कह रहा है, अगर वो एंटर करने वाला बी एंटर करता है, पहले कैपिटल बी, फिर दूसरी बार स्मॉल बी, तो जैसे ही हमने स्मॉल बी किया तो हमारे पास क्या हो, बी प्लस प्लस। यहां तक कोड की समझ आ रही है किसी को या नहीं आ रही? जी पूछ सकते हैं अगर किसी को समझ नहीं आई। यस सर, आ रही है। ओके, अब केस सी आया हमारे पास, कैपिटल सी। कैपिटल सी के बाद यहां पे आया जी केस सी, और यहां पे हम क्या कर देंगे, सी प्लस प्लस। अच्छा, साथ साथ इनके टर्मिनेटर भी हमने लगाने हैं, स्टेटमेंट के साथ हमेशा टर्मिनेटर आता है। उसके बाद हमारे पास आया जी केस डी आ गया, डी के बाद कॉलन, फिर हमारे पास दूसरा केस आया जिसके बाद कॉलन और डी, और हमने यहाँ पे फिर कर दिया यह कॉलन और डी प्लस प्लस कर दिया, ओवर। इसके बाद हमारे पास फाइनल केस आ रहा है, वो है केस कैपिटल एफ, उसके बाद फिर केस, केस के बाद फिर यहाँ पे एफ, और ये कॉलन आ गया, और यहाँ हमने कर दिया एफ प्लस प्लस। अब एक और पॉसिबिलिटी है कि यूजर कोई ऐसी आउटपुट दे दे जो कि मतलब डिजायर्ड नहीं है, तो उसमें हमने बोल दिया डिफॉल्ट में जाके, डिफॉल्ट केस क्या होगा, डिफॉल्ट केस में हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, और यहां हम क्या देते हैं, इनवैलिड इनपुट, प्लीज इनपुट ए बी सी डी और एफ, और इसको ही हम कर देते हैं यहां पे आगे न्यू लाइन, कंट्रोल सेव। यहां तक बात की किसी को ना समझ आई तो पूछ सकता है जी। अब यहां तक हमने अपना स्विच केस लिख लिया। स्विच केस लिखने के बाद अब यहां हम वाइल लूप से बाहर आते हैं, मतलब ये वाइल लूप है, वाइल लूप से हम बाहर आए, बाहर आने के बाद हम सिंपल यहां पे प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट एफ, और यहां हम लिख देते हैं प्रिंट एफ के बाद ए इज इक्वल टू परसेंटेज डी, उसके बाद न्यू लाइन, फिर हम लिख देते हैं बी इज इक्वल टू परसेंटेज डी, न्यू लाइन, और इसी तरह फिर हम लिख देते हैं सी इज इक्वल टू परसेंटेज डी, फिर न्यू लाइन, इसी तरह फिर हम लिख देते हैं डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी, फिर न्यू लाइन, और इसी तरह फिर हम लिख देते हैं यहां पे क्या लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू परसेंटेज डी, और यहां पे न्यू लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे आगे हम लिख देते हैं ए के साथ कौन सा वेरिएबल आए, ए आए, बी के साथ बी आए, सी के साथ सी आए, डी के साथ डी आए, और एफ के साथ एफ आए। अब देखें जी, चलाते हैं जी, अगर हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, कोई एरर नहीं है उसमें तो। अच्छा जी, सबसे पहले क्या आया, stdio, मतलब यहाँ लाइब्रेरी हमने गलत लिखी थी, तो stdio.h। अब हम चलाते हैं, यहाँ पे वो क्या कह रहा है, b was not declared in the scope, why? हाँ,
हुआ क्या है मसला? मसला ये हुआ है हमारे साथ कि हमने इन वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं, वो डिक्लेयर नहीं करवाया। तो यहाँ पे इंट ए बी सी डी एंड एफ, यहाँ पे हमने इनको करवा लिया, डिक्लेयर करवा लिया, और यहाँ पे इनको हमने आगे नीचे आके इनिशियलाइज करवा लिया। ये डिक्लेरेशन है वेरिएबल की और ये इनिशियलाइजेशन है। अब देखते हैं जी जरा चला के। हाँ जी, सबसे पहले हमसे उसने पूछा जी ग्रेड बताएं कौन सा जी। हमने कहा जी सी ग्रेड है। ठीक है, पहला एंटर किया सी ग्रेड और हमारे पास, हाँ, अब हो क्या रहा है हमारे पास? हो ये रहा है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये हमारे पास आ रही है कि ये जो हमने बनाए हुए हैं ना, ये सारे मतलब ये जो स्टेटमेंट्स बनाई हैं, इसमें वो ये भी चेक कर रहा है, बाकी सबको भी वो चेक कर रहा है, और डिफॉल्ट केस भी हमारे पास वो चलाए जा रहा है। हमारे पास लूप टर्मिनेट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये जो काउंटर है इसको हम प्लस प्लस नहीं कर रहे। जैसे ही हमारे पास केस आता है, केस में हमने काउंटर की वैल्यू वो बढ़ानी है, काउंटर प्लस प्लस। अब हमारे पास काउंटर जो है वो बस 10 दफा चलेगा। नहीं तो हमारे पास पहले लूप क्या चल रही थी, काउंटर जो है वो वहां पे 0 पे ही खड़ा था, और ये 10 जो है ना, मतलब बार बार वो हुए जा रहा था। इस वजह से थोड़ा सा इसका मसला आ रहा था। अब इसको हम चलाएंगे तो हमारे पास पहला हमने ग्रेड एंटर किया सी, फिर उसके बाद इसने हमें आउटपुट दे दी ऐसे 10 बार काउंटर चला के। पर हमें उसको हमें ये बताना चाहिए था कि जी ये हमारे पास जो ग्रेड है, ये हमारे पास जो चल रहे हैं उसको ग्रेड को पहले इनपुट लेना है, पर वो हमारे पास सारे केस उसके चलाए जा रहा है, मतलब डिफॉल्ट केस भी चलाए जा रहा है। यानी पहले वो ये केस चला रहा है, फिर वो ये केस चला रहा है, फिर वो ये केस चला रहा है, फिर वो ये केस चला रहा है। पर हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये केस पहली बार चल जाता है ना, तो इस स्विच को ब्रेक करके कंट्रोल लूप के पास आ जाए और दोबारा हमारे पास ग्रेड ले। तो यहां हमारे पास एक वेरिएबल यूज होता है जिसको हम कहते हैं, वेरिएबल नहीं सॉरी, रिजर्व कीवर्ड, जिसको हम कहते हैं ब्रेक। जैसे ही आपके पास ये स्टेटमेंट्स अकर होती हैं, मतलब ये होता है अगर a प्लस प्लस हो गया तो कंट्रोल ब्रेक कर दो, स्विच में से बाहर निकल जाओ और कंट्रोल वाइल लूप को दे दो। तो अब इन सब के साथ मैं यहां पे लगा देता हूं ब्रेक, इसके साथ भी मैंने लगाया ब्रेक। ब्रेक का अगर किसी को नहीं समझ तो उस पर अभी हमने बात करनी है। अभी के लिए सिर्फ ये समझने के करेक्ट है कि आपने हर केस के मतलब बाद आपने ब्रेक लगाना है, और यहाँ पे भी हमने कर दिया ब्रेक। और ब्रेक करने के बाद यहाँ डिफॉल्ट के नीचे भी जाके हमने हर केस के साथ जाकर कर दिया ब्रेक। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूं, रन करने के बाद पहला हमने ग्रेड दिया ए। ये हमारे पास प्रोग्राम सही चल क्यों नहीं रहा? क्या कुछ लूप के बाहर तो नहीं लिखा हुआ हमने? स्विच ग्रेड, किसी को समझ आ रही है जी क्यों नहीं सही चल रहा ये? बाज़ औक़ात कंपाइलर भी जो है ना आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा होता है। इसको हम अगर किसी न्यू फाइल में जाके वहाँ पे पेस्ट करें, कंट्रोल सेव। अब ज़रा इसको चला के देखते हैं। अगर इसको मैं अब रन करूँ तो हमारे पास ग्रेड आ रहा है जी ए मैंने किया इनपुट। अच्छा जी, खैर इस प्रोग्राम को ना मैं देख के आपके साथ ना रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा। अभी फिर वक्त वो डिज़ायर्ड आउटपुट हमें नहीं दे रहा। ये प्रोग्रामिंग में बाज़ औक़ात मसले आते हैं, इसका मैं मसला ट्रेस आउट करके ना आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि हमने प्रोग्राम थोड़ा सा कम्प्लेक्स कर दिया।
तो उसको अंडरस्टैंड करके ना मैं उसको थोड़ी सी आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। बात मतलब मेरी आवाज़ आ रही है जी सबको? सारी खामोशी छाई हुई है यहाँ पे। यस सर, आ रही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हमने प्रोग्राम अभी किया ना, इसको मज़ीद थोड़ा सा एलैबोरेट करके ना मैं आपके सामने रख दूंगा। अभी थोड़ा सा लेक्चर को आगे चलाते हैं ताकि चीज़ें जो समझने वाली हैं उनको हम समझ लें। बाद में मज़ीद जो इसकी जो लॉजिक है ना उसको डिकोड करके हम इस पे बात करेंगे। तो दूसरी ओके सर। बात ये है कि ये जो आपके पास ब्रेक का कीवर्ड है, ये किस लिए यूज होता है? ब्रेक का कीवर्ड आपके लिए यूज होता है, आपने कहीं पे भी लूप को या स्विच स्टेटमेंट को ब्रेक करना हो, मतलब आप ये चाह रहे हो कि जी मेरा कंट्रोल जो है ना, मुझे यहाँ तक अपनी कंडीशन ट्रू चाहिए थी, अगर ये ट्रू मिल गई है तो ठीक है, मैं यहाँ पे ही अपना जो है ना प्रोग्राम उसको ब्रेक करना चाह रहा हूँ, या स्विच स्टेटमेंट को या लूप को। इसको ब्रेक करने के लिए आपके पास जो रिजर्व वर्ड यूज होता है उसको हम बोलते हैं ब्रेक। मतलब कंट्रोल का आपने फ्लो चेंज कर दिया। आप ये चाह रहे हैं कि ये लूप जो है ना 4 स्टेटमेंट के बाद आगे वाली स्टेटमेंट इसकी ना मतलब चले ही ना, ये स्टेटमेंट सिर्फ यहां तक चलें, उसके बाद ये मतलब खत्म हो जाए। तो इसको करने के लिए ये देखते हैं जी, एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट फ्रॉम यूजर एज एन इंटीजर। यूजर से आपने इंटीजर इनपुट लेनी है, द इंटीजर मस्ट बी 1 to 7। अच्छा हाँ, इसमें मसला ये आया हमारे पास इस प्रोग्राम में, देखें ग्रेड फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं वाइल लूप के अलावा चलाता हूँ, वाइल लूप को खत्म करने लगा हूं मैं अभी। इसमें मसला हमारे पास यहां पे आया है, ये देखें यहां पे हमने यूजर से इनपुट ली, इनपुट लेने के बाद अगर हमने ए करेंगे तो हमारे पास ए प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब ए में 0 है तो ए हमारे पास 1 हो जाएगा, बाकी सारे 0 0 रहेंगे। अब यहाँ पे चला के देखते हैं जी जरा, इसको जैसे ही मैं रन करता हूँ लूप के बगैर, तो यहाँ मैंने कहा जी ए, तो ए में हमारे पास उसने वैल्यू इंक्रीमेंट उसको करनी चाहिए थी पर उसने नहीं की, क्यों नहीं की? खैर इसमें थोड़ी सी एम्बिग्युइटी है इस प्रोग्राम में। यहाँ पे दूसरा प्रोग्राम वो ये कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम टू टेक इनपुट एज एन इंटीजर। आपने इंटीजर लेना है 1 से 7 तक। अगर वो एक लिखे तो आपके पास सैटरडे आए, अदरवाइज संडे आए, उसके बाद मंडे आए। तो ये आपके पास प्रोग्राम है। खैर मेरा ख्याल है टाइम जो है ना हमारा अप हो रहा है, ये प्रोग्राम हम नहीं कर पाएंगे इतने से टाइम फ्रेम में, पर ये जो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रुका है ना, हम कल से यहाँ से ही अपनी डिस्कशन जो है ना स्टार्ट करेंगे। इस प्रोग्राम के अलावा किसी को कोई एम्बिग्युइटी है, कोई मतलब पूछना चाह रहे हैं, किसी को स्टेटमेंट किसी समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं। असल में आज का मेरा प्लान ये था कि मैं ना आप लोगों के सामने मतलब लिखे हुए कोड उन्हीं को ही डिकोड करूँगा। तो मामला ये हुआ, जैसे आपके असाइनमेंट नहीं ना आई तो सुबह सुबह ही फिर मुझे वो जो कोड है ना, मतलब वो प्रॉब्लम्स, उनको मैंने टेस्ट नहीं किया, उनको मैंने वैसे ही वहाँ पे लिख दिया। पर परेशान होने वाली बात नहीं है, इन्हीं प्रॉब्लम को हम इसी क्लास में कल सॉल्व करेंगे। इस वजह से ये थोड़ी सी प्रोग्राम में एम्बिग्युइटी आ रही है, और ये प्रोग्रामिंग की एक किस्म की खूबसूरती है, क्योंकि जब भी मैंने कहा कि जी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, जब आपके पास कोई चैलेंज आता है तो उसको को सॉल्व करना होता है, तो इस वजह से ये मसले मसाइल आते हैं, ये आप लोगों के साथ भी आएंगे। और बताने का मकसद सिर्फ यही था कि अगर आप लोगों के साथ आते हैं तो मतलब मेरे साथ आ सकते हैं तो आप लोगों के साथ भी आ सकते हैं। तो इसमें अगर और किसी को किसी स्टेटमेंट की समझ ना आई हो कि सर आपने प्रोग्राम में ये स्टेटमेंट लिखी है, इसका क्या मतलब है, तो वो पूछ सकते हैं। अदरवाइज लेक्चर एंड करते हैं और कल यहाँ से हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। नहीं है जी क्वेश्चन किसी का? नो सर। चलें ठीक है जी, अटेंडेंस अपनी मार्क कर दें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है।